जब भारत की खुफिया एजेंसियों को ये इनपुट मिला कि राजधानी में एक बड़ा आतंकी हमला होने वाला है, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि समय कितना कम बचा है। साल था 2018। सुबह के लगभग 4 बजे का वक्त। नई दिल्ली की सड़कों पर अजीब सी खामोशी थी। न कोई सायरन, न कोई गोली, न कोई विस्फोट। लेकिन अगर उस सुबह कुछ घंटों की भी देरी हो जाती तो शायद आज देश एक और तारीख को त्रासदी के रूप में याद कर रहा होता। एक छोटा सा कमरा, हल्की सी रोशनी, एक नौजवान साधारण कपड़ों में बैठा हुआ अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर बार बार वही तस्वीरें देख रहा था। भीड़ भाड़ वाले इलाके, सड़कें, आसपास की इमारतें, और ठीक उसी समय उसी इमारत के बाहर कुछ लोग बिना किसी शोर के सीढ़ियां चढ़ रहे थे। कोई पुलिस वैन नहीं, कोई हलचल नहीं। दरवाजा खुला और एक सख्त आवाज गूंजी, हिलना मत। उस युवक का नाम था अब्दुल्ला बशीर, और जिस हमले की वो तैयारी कर रहा था वो बस कुछ घंटों की दूरी पर था। आज की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से नहीं ली गई है। ये भारत की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नाकाम किए गए एक वास्तविक और प्रमाणित आतंकी षड्यंत्र की कहानी है। ये मामला 2018 का है। निशाना था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, और समय चुना गया था गणतंत्र दिवस के आसपास का, जब भीड़ सबसे ज्यादा होती है। लेकिन ये कहानी उस सुबह से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम से दिखने वाले लड़के से। अब्दुल्ला बशीर, नाम ऐसा कि किसी को शक न हो। न कोई आपराधिक इतिहास, न कोई पहचान, न कोई ऐसा चेहरा जो खतरे की घंटी बजाए। उत्तर प्रदेश के एक सामान्य इलाके में रहने वाला एक युवक, छोटा परिवार, पड़ोसियों के लिए सीधा साधा लड़का। लेकिन उसके मोबाइल फोन के अंदर एक अलग ही दुनिया चल रही थी। आज आतंकवाद सिर्फ हथियारों से नहीं चलता, वो चलता है एन्क्रिप्टेड चैट से, ऑनलाइन वीडियो से, डिजिटल नेटवर्क से, और धीरे धीरे किए गए मानसिक ब्रेन वॉश से। अब्दुल्ला भी इसी रास्ते से अंदर खींचा गया। उसे ऐसे ऑनलाइन ग्रुप से जोड़ा गया जहां दुनिया को 2 हिस्सों में बांटकर दिखाया जाता था, हम और वो। जहां भारत को दुश्मन के रूप में पेश किया जाता था, और जहां बार बार यही बताया जाता था कि कुछ बड़ा करने के लिए खुद को कुर्बान करना पड़ता है। यहीं से शुरू हुई उस सोच की ट्रेनिंग जिसे सुरक्षा एजेंसियां रेडिकलाइजेशन कहती हैं। लेकिन यह मामला सिर्फ ऑनलाइन बातों तक सीमित नहीं रहा। जल्द ही अब्दुल्ला उन लोगों के संपर्क में आया जो भारत के बाहर बैठे थे, जो उसे निर्देश दे रहे थे, और जो साफ शब्दों में कह रहे थे कि तुम्हें भारत में हमला करना है। योजना बेहद सोच समझकर बनाई गई थी। समय वही चुना गया जब सुरक्षा सबसे कड़ी होती है, लेकिन भीड़ भी सबसे ज्यादा होती है। यही विरोधाभास आतंकियों के लिए मौका बनता है। उसे बार बार एक बात समझाई गई, रेकी जरूरी है, और यही एक गलती इस पूरे षड्यंत्र को उजागर कर गई। अब्दुल्ला अपने मोबाइल में लगातार कुछ खास जगहों की तस्वीरें जमा कर रहा था। सड़कें, सार्वजनिक स्थल, सरकारी इमारतों के आसपास के इलाके, कहाँ कैमरे लगे हैं, कहाँ गार्ड बदलते हैं, किस समय भीड़ ज्यादा होती है। इसी दौरान भारत की खुफिया एजेंसियों की नज़र एक अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल नेटवर्क पर गई। कुछ संदिग्ध अकाउंट, विदेशी आईपी एड्रेस, और ऐसे संदेश जिनमें भारत के भीतर लक्ष्य की बात हो रही थी। यहीं से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस केस में सक्रिय होती है। पहले चरण में सिर्फ डिजिटल निगरानी थी। कॉल्स, मैसेजेस, ऑनलाइन एक्टिविटी, और जैसे जैसे डेटा इकट्ठा होता गया, तस्वीर साफ होती चली गई। ये कोई विचारधारा पर बहस करने वाला युवक नहीं था। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो सक्रिय रूप से हमले की तैयारी कर रहा था। सबसे खतरनाक संकेत था उसकी बातचीत में बार बार आने वाला एक वाक्य, समय कम है, डेट बदली नहीं जा सकती। यानी योजना पूरी हो चुकी थी, बस अंजाम बाकी था। जांच में यह भी सामने आया कि वो अपने हैंडलर्स को यह भरोसा दे चुका था कि वो पूरी तरह तैयार है, और जब कोई व्यक्ति खुद को मरने के लिए तैयार कर ले तो उसे रोकना सबसे कठिन हो जाता है। अब सवाल था, हमला कहां? उसके फोन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़ी कई लोकेशंस सेव थीं। कोई एक तय जगह नहीं, बल्कि संभावित टारगेट्स की एक सूची। मतलब अंतिम फैसला मौके के हिसाब से लिया जाना था। यही बात इस केस को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। डिजिटल सर्विलांस से साफ हो गया था कि अब्दुल्ला जल्द ही अपनी लोकेशन बदल सकता है। उसकी गतिविधियां तेज हो चुकी थीं, और तभी एक छोटा सा संदेश इंटरसेप्ट हुआ, अब और इंतजार नहीं कर सकते। यही वो पल था जब ऑपरेशन को जमीन पर उतारने का फैसला हुआ। स्पेशल सेल की टीम बिना किसी शौर के उस इलाके में पहुंची, क्योंकि अगर जरा सा भी शक होता तो हालात हाथ से निकल सकते थे।
और अब कहानी वापस उसी शुरुआती दृश्य पर आती है। सुबह 4 बजे, सीढ़ियां, दरवाजा और अब्दुल्ला हिरासत में। पूछताछ में सामने आया कि प्रस्तावित हमले में सिर्फ कुछ घंटे बाकी थे। उसने बताया कि अगला दिन तय था, यानी अगर उस रात कार्यवाही ना होती तो देश एक बड़ी त्रासदी के बहुत करीब था। गिरफ्तारी के बाद असली परतें खुलनी शुरू हुईं। मोबाइल फोन, डिजिटल स्टोरेज, ऑनलाइन अकाउंट्स, प्रचार सामग्री, कट्टर विचारधारा वाले वीडियो, भीड़ में घुलने मिलने के निर्देश, आखिरी समय तक सामान्य दिखने की ट्रेनिंग। सबसे डरावनी बात, वो मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार था। उसे ये सिखाया गया था कि मौत ही जीत है, कि मरने के बाद वो हीरो बनेगा। यानी ये हमला सिर्फ रणनीति नहीं था, ये एक भावनात्मक ब्रेन वॉश का नतीजा था। जांच में ये भी सामने आया कि वो अकेला नहीं था। देश के अलग अलग हिस्सों में और भी युवाओं को इसी तरह तैयार किया जा रहा था। लेकिन अब्दुल्ला इस नेटवर्क का सबसे खतरनाक हिस्सा बन चुका था, क्योंकि वो एक्टिव स्टेज में पहुंच चुका था। स्पेशल सेल ने पूरे नेटवर्क को पीछे तक ट्रेस किया। कई अकाउंट बंद किए गए, कई संपर्कों की पहचान हुई, और सबसे अहम बात, एक बड़ा हमला टल गया। ये केस हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाता है। आज आतंकी सीमाओं से नहीं आते, वो मोबाइल स्क्रीन से आते हैं, इंटरनेट से आते हैं और हमारे समाज के भीतर से निकलते हैं। अब्दुल्ला किसी जंगल में छिपा नहीं था, वो हमारे बीच रहता था, हमारे बाजारों में जाता था, हम जैसे कपड़े पहनता था, और यही बात इसे सबसे डरावनी बनाती है। अगर वो डिजिटल सुराग न मिलता, अगर एक संदेश पर ध्यान न दिया जाता, तो शायद आज ये कहानी एक डॉक्यूमेंट्री नहीं, एक शोक संदेश होती। और ये केस किसी एक हीरो की वजह से नहीं सुलझा, ये सुलझा डेटा एनालिस्ट से, साइबर एक्सपर्ट से, फील्ड इंटेलिजेंस से और कई गुमनाम अफसरों की टीम वर्क से। जब इस केस की खबर आई तो बहुत से लोगों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि जब धमाका नहीं होता तो खबर भी छोटी लगती है। लेकिन सच ये है, रोका गया हमला किए गए हमले से कहीं बड़ी सफलता होता है। और आज जब हम गणतंत्र दिवस की परेड देखते हैं तो सिर्फ समारोह नहीं, उन अनसुनी रातों को भी याद रखना चाहिए जो बिना किसी कैमरे के हमारी सुरक्षा के लिए लड़ी जाती हैं। ये कहानी सिर्फ एक रोके गए हमले की नहीं है, ये उस अदृश्य युद्ध की कहानी है जो हर दिन, हर रात बिना शोर के लड़ी जाती है।